तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंस डेली। क्लास 10th के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में हम चल रहे हैं फास्ट सीरीज में। तो अब बात करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। मेटल्स की ये टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बनाते हैं कैटायंस। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, गेन करते हैं और क्या बनाते हैं, एनायंस बनाते हैं। तो बात ये हुई कि हर एटम, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो रिएक्ट क्यों कर रहा है या बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्यों बनाना चाहता है, तो उसका मकसद होता है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, यानी कि जो सबसे बाहर वाला शेल है उसको वो पूरा भर सके। इसी उद्देश्य के लिए यही एम है कि मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं ताकि लूज करने के बाद जो बचे वो उनका फुली फिल्ड रह जाए, और इसीलिए नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं। जैसे दो एग्जाम्पल अपने यहाँ सिलेबस में दिए। जैसे NaCl की फॉर्मेशन की हम बात करें तो सोडियम क्या है, एक मेटल है, क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो सोडियम सिंबल Na, एटॉमिक नंबर है 11, ये है 17। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉन्स को भर के देखते हैं, ये है 281, ये है 287। तो इसको कहीं से 7 तो मिलेंगे नहीं 8 करने के लिए, इसलिए क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करना पसंद करेगा। अब लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन मीन्स एक नेगेटिव गया, लेकिन उसके बराबर प्रोटॉन्स भी तो होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो एक पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा। तो जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इससे बना Na पॉजिटिव। इसमें क्या हुआ, ये 7 लूज नहीं करना चाहेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये 1 को क्या करेगा, लेना चाहेगा। जब ये लेगा एक इलेक्ट्रॉन तो क्या बनेगा, NaCl, सॉरी Cl माइनस। अब ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। और आपको पता है अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी NaCl। इसको जो लेइस ने सिंबल बनाए थे उनमें भी आप दिखा सकते हैं, या क्रॉस, इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस और डॉट दिखा के भी आप इसको बता सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल है MgCl2। अब डायग्रामेटिकली आप दिखाना चाहें तो क्या है, Mg है, इसका एटॉमिक नंबर है 12 का मतलब है 282। Cl का भी आपको पता चल गया, ये 17, 287। तो मैग्नीशियम के पास है, ये आउटर मोस्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो यहाँ आएगा एक क्लोरीन 2, 4, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन लेकर, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज करेगा, लेकिन एक और ज़्यादा बच गया तो मैग्नीशियम कहेगा भाई एक और लेकर आओ, तो ये क्या हुआ, ये इसको लूज कर देगा। तो मैग्नीशियम से बन रहा था Mg2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और Cl अपने पास कितने, Cl-2 हैं, ये दोनों आपस में मिलकर अट्रैक्ट करके क्या बनाएंगे, MgCl2। इसके बाद आपसे यहीं पर ये पूछा जाता है कि ये जो कंपाउंड्स बनते हैं कैसे बने। तो इनमें ये जो बॉन्ड है इसका नाम है आयनिक बॉन्ड, या इसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिए दूसरे ने लिए। अब ये नहीं होगा कि कुछ देर के बाद ये कह देगा ये सोडियम या मैग्नीशियम कि भाई हमें अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस दो, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जिन जिन में ये बॉन्ड्स बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो सबसे पहले आप बताएंगे, अगर इनकी हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड होते हैं, हार्ड सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अगर इनके आप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो क्या होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, इसलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। तीसरा, आप इनकी कंडक्टिविटी की बात कर सकते हो। तो सॉलिड स्टेट में तो क्या होगा, ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं होंगे, कंडक्टिविटी इनमें नहीं मिलेगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में से पास नहीं होगी। लेकिन अगर आप इनकी मोल्टन स्टेट बना दें, मीन्स इनको पिघला दें, या फिर वाटर के साथ मिला के एक्वस, यानी कि मोल्टन या एक्वस में अगर ले लें तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, अपने आयंस में अलग अलग आयंस बनेंगे, और उसकी वजह से फिर इसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी होगी। और आप क्या बात कर सकते हैं, इनकी सोल्युबिलिटी की बात कर सकते हैं।
तो ये कैसे हैं, पोलर कंपाउंड्स हैं, तो पोलर में ही सोल्यूबल होंगे, वाटर भी पोलर है, तो ये वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे बेंजीन वगैरह है, उनमें सोल्यूबल नहीं होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, वो तो अभी कर लेते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, मिनरल्स में पाए जाते हैं। मिनरल्स क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो अर्थ क्रस्ट में हैं और जिनमें से मेटल्स को हम निकालते हैं, उनको मिनरल्स बोलते हैं, यानी कि खनिज। अब कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनमें से मेटल्स आसानी से निकल जाते हैं और वो फायदेमंद भी होते हैं। ऐसे मिनरल्स को कहा जाता है ओर्स। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली, प्रॉफिटेबली, कन्वीनियंटली, उनको क्या कहेंगे हम, ओर्स कहते हैं। तो अब बात करते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स मींस एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे मेटल्स का। तो देखिए मेटल्स की 3 कैटेगरीज हैं। एक तो हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव, एक हैं जो मीडियम रिएक्टिविटी के हैं, और एक ऐसे हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, लो रिएक्टिविटी है। तो अगर हम लो रिएक्टिविटी वालों की बात करें, जैसे कॉपर है, जैसे मरकरी है, इस टाइप के जो मेटल्स हैं, तो इनमें क्या होता है, आप सबसे पहले तो देखिए ओर जो है, मेटल्स हम कहाँ से निकालते हैं, ओर से। और इससे जो प्योर मेटल आपको मिलेगा, इसका नाम है, पूरे प्रोसेस का नाम है एक्सट्रैक्शन, या इसी को बोल देते हैं मेटलर्जी। अब इसकी क्या क्या जनरल मेथड्स हैं वो आप डिटेल्ड से, मैंने अलग से वीडियोस डाल रखे हैं इस चैप्टर के, वहाँ से आप देख सकते हैं। कई पार्ट हैं उसके, 7-8 पार्ट से ज़्यादा हैं, तो वहाँ डिटेल्स हैं। यहाँ तो हम केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन चीज़ों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो जो लो रिएक्टिविटी के हैं उनका क्या करेंगे, सबसे पहले तो उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। जैसे सल्फाइड के रूप में आपको मिलेंगे या कार्बोनेट के रूप में मिलेंगे, तो उनको हम चेंज करेंगे ऑक्साइड्स के रूप में। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल अपने ज़रूर याद रखने हैं। जैसे एक और होता है सिनाबार, किसका और है, मरकरी का और है, फॉर्मूला क्या है, HgS। तो क्या करते हैं, इसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करोगे, इससे क्या बनेगा, HgO+SO2। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आप अपने आप कर सकते हैं। तो ये जो बना मरकरी का ऑक्साइड, अब इसको आपने क्या करना है, इस ऑक्साइड को, क्योंकि हमें ऑक्साइड तो चाहिए नहीं, हमें तो मेटल चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको सिंपली हीट कर दो आप, Hg अलग और SO2 अलग, यहाँ से आपको मेटल मिल जाएगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल अपने पास है कॉपर ग्लांस, Cu2S। इसमें क्या होगा, इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन भी करना पड़ेगा मेटल का। देखिए इसमें सबसे पहले तो क्या होगा, Cu2S आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, इससे आपको मिलेगा कॉपर का ही ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड मिल गया Cu2। अब क्या करेंगे, जब इनको यानी कि मिक्सचर को गर्म करते रहते हैं, तो ये और ये आपस में रिएक्ट करेंगे, Cu2S Cu2O, सेल्फ ऑक्सीडेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ से अब SO2 चली जाएगी और कॉपर मेटल हमें मिल जाएगा। ये कौन से हैं, ये वो मेटल्स हैं जो लो रिएक्टिविटी के हैं। अब जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं, उनके लिए क्या होता है, अगर हम ये देखें कि उनके ओर्स जो पाए जाएंगे, ओर में क्या चीज़ें, 2 चीज़ें हैं, एक तो मेटल है, दूसरा क्या छुपा हुआ है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ को कहा जाता है गेइंग पार्टिकल्स, या एक और नाम क्या है इनका, मैट्रिक्स। तो गेइंग या मैट्रिक्स जो है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इनको अलग करना है और मेटल हमें अलग ले लेना है। तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले में क्या होगा, या तो ये आपको सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे ओर्स, और जो है जहाँ से हम मेटल को लेंगे, या ये आपको कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे। अगर आपको ये सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं तो इनको आप क्या करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म कर दो, यानी कि रोस्टिंग जिसको बोलते हैं। और कार्बोनेट है तो क्या कर दोगे, इनका कैल्सिनेशन, C से कार्बोनेट, C से कैल्सिनेशन, याद कर लो इस चीज़ को। अगर कार्बोनेट की फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन करोगे, सल्फाइड की फॉर्म में है तो रोस्टिंग करोगे। जैसे अपने पास मान लिया ZnS है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको गर्म करो आप, तो क्या आएगा, Zn+SO2। अब कैल्सिनेशन क्या है, हीटिंग द ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन, यानी बहुत कम हो या ना के बराबर हो कैल्सिनेशन। जैसे ZnCO3, इसको आप गर्म कर दो, एयर नहीं होनी चाहिए,
इससे क्या होगा, ZNO अलग और CO2 अलग। अब यहाँ से ये ऑक्साइड आएगा, ZNO। ऑक्साइड में आपने चेंज कर लिया। पहली बात तो यही आ सकती है, ऑक्साइड में चेंज क्यों किया? तो ऑक्साइड में चेंज इसलिए क्या, यहाँ भी किया है, देखो ये या तो ऑक्साइड था, नहीं था तो इसको चेंज किया है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, ZNS से ZNO बनेगा, पहले ऑक्साइड में चेंज किया। पहले क्यों? क्योंकि ऑक्साइड से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है। आप केवल उसको हीट कर दो, हीट करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन चली जाएगी और मेटल्स बच जाएंगे। अब जो इससे भी अपनी अगर बात ना बने, जैसे ये मेटल्स हो गए, ये ऑक्साइड हो गया, अब ऑक्साइड तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, मेटल। तो इनका अब क्या करना पड़ेगा, इनका हमने रिडक्शन करना पड़ेगा। मीन्स रिडक्शन का मतलब क्या है, इस ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा यहाँ से। रिडक्शन दो तरीके से, अब सिंपल रिडक्शन तो हो जाएगा कार्बन से ही, कार्बन से आप रिडक्शन कर दो कोई भी इनमें, जैसे कि ये है मान लिया ZNO, ये आया था ना आपके पास, आप कार्बन मिलाएंगे, ZN अलग, CO2 अलग। तो कार्बन से भी कर सकते हो और किया जाता है बहुत सारे मेटल्स का। कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पर अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछते हैं बार बार एग्जाम में, थर्माइट वेल्डिंग। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका कार्बन से क्या होता है, नहीं हो पाता है रिडक्शन, तो उसमें क्या होगा, जो उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लिया मैग्नीज है, MnO2, ये ऑक्साइड है, तो Al एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन करवा दो, Al का तो ऑक्साइड बन जाएगा और Mn अलग। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं किसी भी रिएक्शन को, अपने आप देखना है आपने। ये क्या हो गया, ये मेटल्स यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसके साथ ऑक्सीडेशन करवा दो आप, उसको रिप्लेस कर देगा वहाँ से। अब थर्माइट वेल्डिंग जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं जिन पर चलती है रेलगाड़ी, तो उनमें कई बार गैप आ जाता है, तो वो जो जहाँ जोड़ है उनके वहाँ पर, तो उन गैप्स को फिलअप करने के लिए थर्माइट वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। और इस रिएक्शन का सहारा लिया जाता है कि Fe है और Fe का क्या है, ऑक्साइड Fe2O3, इसका ऑक्सीडेशन आप एल्यूमिनियम के साथ कर दो तो क्या होगा, एल्यूमिनियम का तो ऑक्साइड बन जाएगा और Fe अलग हो जाएगा। जैसे ऊपर हुआ था सेम वैसे ही है, ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, Fe को यहाँ से हटाएगा, लेकिन यहाँ से जो आयरन आपको मिलेगा ना, वो मोल्टन आयरन मिलेगा। अब ये रिएक्शन आप वहाँ पर जब करवाएंगे तो मोल्टन आयरन होगा और उन गैप्स के बीच में आप इसको फिलअप कर सकते हो। तो ये तरीके हैं किसके, मीडियम रिएक्टिविटी के। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से पहले अगर हम हाई रिएक्टिविटी वालों की बात करें, बस 1 मिनट की बात है, तो जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ के मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे NaCl है, तो इनका इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही किया जाएगा। जैसे ही आप इनका सॉल्यूशन लेंगे मोल्टन, तो ये बनेगा एक्वस नहीं, मोल्टन सॉल्यूशन, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब दो चीज़ें हैं, एक कैथोड है, एक एनोड है। तो कैथोड क्या है, कैथोड पर जाता है कैटायन, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो इसको मिलेगा, पॉजिटिव वाला उसकी तलाश में जाएगा, ये जाएगा एनोड पर। ये क्या करने जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा कैथोड पर, ये रिएक्शन होगी। एनोड वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देने जाएगा उस पर, ये रिएक्शन होगी। इसको प्राइमरी प्रोसेस बोलते हैं। अब ये तो यहीं रुकेगा, ऐसे ऐसे दो मिलेंगे, Cl2 बनेगा, उसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी इसके बारे में। अब रिफाइनिंग की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होगा, दो रोड्स लेंगे हम, एक तो होगी अशुद्ध मेटल की, यानी कि ऐसे अशुद्ध, ऐसे एनोड यानी कि एनोड, और एक प्योर मेटल की स्ट्रिप सी लेंगे बिल्कुल पतली, जिसको बोलेंगे कैथोड। इनको आप आपस में मिला देंगे। जिस मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है उसी का आप सॉल्यूशन डालते हैं। अब मैंने बता दिया, डिटेल देखना है तो आपको दूसरे वीडियोस में आप देखें। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे तो मेटल्स क्या होगा, यहाँ से टूटकर, एनोड से टूटकर कहाँ डिपॉजिट होता रहेगा, कैथोड पर। यहाँ पर भी देखो कैथोड पर ही तो जा रहा था। जो भी मेटल है वो पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, कैथोड पर, तो ये इसके ऊपर जाके डिपॉजिट होता रहेगा। लास्ट में यहाँ पर केवल इम्प्योरिटीज बचेंगी जिनको हम बोलते हैं एनोड मर्ड।
केवल ये बच जाएंगी। मेटल आपको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से मदद से हमने रिफाइनिंग की, तो इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं। रिफाइनिंग के इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, जॉन रिफाइनिंग मेथड है, वान आर्केल मेथड है। अब वो जहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं है तो हम भी उनका जिक्र यहाँ नहीं करें, डिटेल्ड वीडियोज़ में वो सारे हैं। अच्छा, एक टॉपिक और है इसमें, बिल्कुल जो आप 3rd 4th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे, कोरोजन। क्या होता है, मेटल्स को जब एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में छोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। तो धीरे धीरे मेटल्स का खराब हो जाना, किसके कारण, एयर और मॉइस्चर के कारण, इसको बोलते हैं कोरोजन। द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर, ये कोरोजन। जैसे आयरन के ऑब्जेक्ट्स आपने देखोगे, वो ब्राउन कलर का, उनके ऊपर रस्ट आ जाता है। इसी तरह कॉपर है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का रस्ट आ जाता है। इसी तरह सिल्वर है तो उसके ऊपर वो ब्लैक टाइप हो जाता है, तो ब्लैक कलर का रस्ट आ जाता है। जैसे आयरन है तो आयरन क्या है, Fe2O3XH2O, ये रस्ट है, ये है वो जंग। कॉपर का है CuCO3CuOH होल ट्वाइस, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, ग्रीन कलर आता है। सिल्वर का रस्ट क्या है, Ag2S, सिल्वर का सल्फाइड ब्लैक कलर का आता है। कैसे प्रिवेंट करेंगे, बहुत सारे मेथड हैं। आप उन आर्टिकल्स को जो मेटल्स के हैं उनको आप पेंट कर सकते हैं, या आप उनको ऑयल उनके ऊपर लगा सकते हैं, या उनके ऊपर ग्रीस लगा सकते हैं, या फिर को उनसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हो उसकी प्लेटिंग उसके ऊपर कर सकते हैं, ताकि पहले वो रिएक्ट कर जाए और अपना मेटल बच जाए। अब 1 मार्क्स में कई बार ये पूछते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या है। आयरन या आयरन के ऑब्जेक्ट्स पर जिंक मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है। जिंक मेटल उनके ऊपर जो भी आर्टिकल उसका है, चाहे कोई बर्तन है या कुछ भी है, उसके ऊपर जिंक की लेयर लगा दी जाती है। इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। थोड़ा सा जिक्र इसमें अलॉयज का है, ना के बराबर। तो अलॉयज क्या है, किसी भी मेटल के साथ कोई मेटल या नॉन मेटल जब मिक्स हो जाता है आपस में होमोजीनियस फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, अलॉयज बोलते हैं। जैसे जो आयरन है, अब ये आयरन अगर बिल्कुल प्योर आप लोगे तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा, तो इसके अंदर कार्बन वगैरह मिला के क्या बना देते हैं, स्टील। इसी तरह जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सारे क्या होते हैं, अलॉयज होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ आयरन के बारे में, ये गोल्ड के बारे में। तो जो प्योर गोल्ड है वो होता है 24 कैरेट का, आपको याद रखना है। प्योर गोल्ड है 24 कैरेट का। अब इसमें जो भी इसकी परसेंटेज आपको बताई जाती है, इसके अंदर कॉपर और सिल्वर मिला दिए जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है आपको कि 22 कैरेट गोल्ड है, या आइटम्स 22 कैरेट गोल्ड के हैं, तो इस 22 का ये मतलब है कि 22 पार्ट्स तो गोल्ड के हैं, और जो 2 पार्ट्स बच गए वो किसके हैं, कॉपर के या सिल्वर के। तो ये गोल्ड के बारे में था। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो आपको बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।